नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ण के भेदों के विषय में। वर्ण के वो भेद जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हैं, ऐसे भेदों के विषय में हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में आपको वर्ण के भेद विभिन्न आधारों पर बताए थे, परंतु यहाँ पर हम वर्ण के वो भेद पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए सर्वप्रथम इसमें हम जानते हैं वर्णमाला के विषय में। वर्णमाला की परिभाषा की यदि बात की जाए तो वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। तो छोटा आ से लेकर के 11 तक के सभी वर्ण वर्णमाला में सम्मिलित होते हैं, परंतु इसमें कुछ वर्ण ऐसे हैं जो सम्मिलित नहीं होते, वो भी वर्णमाला में ही होते हैं। तो जब वर्णों की गिनती की जाती है तो वे वर्ण भी उसमें गिने जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको 2 उच्छिप्त व्यंजन बताए थे। जैसे जब हम पेड़ लिखते हैं तो ड़ा जो आता है वो, और जब हम कढ़ाई लिखते हैं या बढ़ाई लिखते हैं तो जो ड़ा आता है, बढ़ाई, बढ़ाई, तो ड़ा आता है वो। 2 उच्छिप्त व्यंजन तथा एक संयुक्त व्यंजन जो कि हमारा श्रा है। ठीक है, तो ये भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि परिभाषा में बताया गया है कि वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें वर्णों को क्रमानुसार व्यवस्थित करके रखा गया है। किस प्रकार से रखा गया है? जैसे छोटा आ, उसके उपरांत बड़ा आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, तो एक क्रमानुसार इनको व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ पर हमारी परिभाषा पूर्ण रूपेण सत्य सिद्ध होती है। यदि इनकी संख्या की बात की जाए कि इसमें कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं, तो उसे आइए हम जान लेते हैं। वर्णमाला में 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन भी होते हैं, या कह सकते हैं आते हैं। परंतु यदि हमसे व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है तो जो हमारे मूल व्यंजन हैं उनकी संख्या ही बताई जाती है 33, जो कि हमारे 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजनों को मिलाकर के बनती है। परंतु हम इस वीडियो में अन्य व्यंजनों के विषय में भी जानेंगे, जैसे कि संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन को ही उच्छिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो वर्णमाला के बारे में हमने यहाँ जाना। अब वर्ण के विषय में जानते हैं कि वर्ण क्या है। भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वे वर्ण कहलाते हैं। तो आइए इसे ऐसे समझते हैं, जैसे जो हमारे स्वर होते हैं उनके टुकड़े तो नहीं हो सकते, परंतु यदि हम व्यंजन वर्णों के टुकड़े करेंगे भी, जैसे हमारा का है, यदि उसे हम विभक्त करेंगे तो हमें स्वर रहित का, जो कि हमारा यहाँ वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, का और उसमें नीचे हलंत लगा हुआ है प्लस आ, इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, लेकिन इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी परिभाषा पूर्ण रूपेण सत्य है कि भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वे हमारे वर्ण कहलाते हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में हम जानते हैं वर्ण के भेद के विषय में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है या परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। आइए जानते हैं वर्ण के भेद के विषय में। स्वर और व्यंजन वर्ण के 2 भेद होते हैं। मैंने अपने अगले वीडियो में आपको विभिन्न आधारों पर स्वर के प्रकार बताए थे तथा व्यंजन के प्रकार भी बताए थे, परंतु यहाँ पर हम वे स्वर के प्रकार जानेंगे जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि स्वर क्या होते हैं। तो यदि स्वरों की बात की जाए तो स्वर वे वर्ण होते हैं जो खुद में स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इन्हें उच्चारित करने के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। ये खुद में स्वतंत्र होते हैं और ये किसी का सहारा नहीं लेते। किसी का सहारा लेने का अर्थ है अन्य वर्णों का सहारा नहीं लेते हैं, और इनको उच्चारित करने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या के विषय में जानते हैं। तो इनकी संख्या की यदि बात की जाए तो इनकी संख्या 11 होती है,
और इसमें कौन कौन से स्वर होते हैं आइए जानते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए, आए, ओ, औ। ये 11 स्वर स्वर की श्रेणी में रखे गए हैं। यदि स्वर के प्रकार की बात की जाए तो ये जो स्वर का प्रकार है हमारा मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर है, जिसमें हमारे स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो सर्वप्रथम ह्रस्व स्वर के विषय में जानते हैं। यदि ह्रस्व स्वर की बात की जाए तो ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें उच्चारित करने में बहुत कम समय लगता है, या ये कह सकते हैं कि नगण्य, या ये कह सकते हैं कि ना के समान जो है वो समय लगता है। तो आइए जानते हैं कि इनकी संख्या कितनी है और ये कौन कौन से होते हैं। यदि इनकी संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या 4 होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। तो ये हमारे थे ह्रस्व स्वर। इसके उपरांत जानते हैं दीर्घ स्वर के विषय में। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें उच्चारित करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ऐसे स्वर हमारे दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखे गए हैं। यदि इनकी संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। तो ये जो हमारे स्वर हैं ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखे गए हैं। इसके उपरांत जानते हैं प्लुत स्वर के विषय में। जिन स्वरों को उच्चारित करने में दीर्घ स्वरों से भी दुगना या तिगुना समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। तो ये प्लुत स्वर कौन से होते हैं, जैसे हम ओम बोलते हैं, तो ये जो प्लुत स्वर है उसका उदाहरण है। अब इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्लुत स्वरों का उपयोग हम कहाँ करते हैं? वैदिक भाषा को लिखने में या वेदों में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने जाना स्वर के 3 प्रकार के बारे में, जो कि मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर था। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है। परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि इनकी संख्या कितनी है, अर्थात ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है या वे कौन कौन से होते हैं। दीर्घ स्वरों के विषय में भी पूछा जाता है। इसी के साथ हम आगे जानते हैं व्यंजन वर्णों के बारे में। अब हम जानते हैं व्यंजन के विषय में, जो कि स्वर का अगला भेद है। सर्वप्रथम व्यंजन की परिभाषा के माध्यम से समझते हैं कि व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। यदि व्यंजन वर्णों की बात की जाए तो व्यंजन वर्ण खुद में स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले स्वर के विषय में बताया था कि स्वर जो है वो खुद में स्वतंत्र होते हैं, परंतु व्यंजन वर्ण खुद में स्वतंत्र नहीं होते हैं। इन्हें उच्चारित करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। जैसा कि परिभाषा में भी बताया गया है, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? जैसे का, खा, चा, छा, इस प्रकार से ज्ञा तक के सभी वर्ण व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। अर्थात क्या का से लेकर के ज्ञा तक के सभी वर्ण व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। ये व्यंजन जो है वो अध्ययन की सरलता के आधार पर बताए गए हैं तथा परीक्षा में महत्वपूर्ण होने की दृष्टि के माध्यम से ही मैं आपको यहाँ पर इन्हें बता रही हूँ। जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इनको मूल व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है, तो इनकी संख्या 33 होती है। यदि हमसे पूछा जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 33 बताई जाती है, परंतु इसके अलावा कुछ अन्य व्यंजन भी होते हैं जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं सर्वप्रथम व्यंजनों के विषय में, जिसमें सर्वप्रथम है हमारा स्पर्श व्यंजन। यदि स्पर्श व्यंजन की बात की जाए तो स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन, स्पर्श नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। अब क्या छूना? तो इसमें ये बताया गया है मुंह के किसी भी भाग को जब जीभ जो है वो स्पर्श करती है तो ऐसे व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जब हम व्यंजन वर्णों को उच्चारित करते हैं तो हमारी जीभ मुंह के जब किसी भी भाग को स्पर्श करती है तो ऐसे व्यंजन स्पर्श व्यंजनों की श्रेणी में
रखे जाते हैं, चाहे वो कंठ को स्पर्श करे, तालु को स्पर्श करे, मूर्धा को स्पर्श करे, दांत को स्पर्श करे या ओष्ठ को, किसी को भी स्पर्श करे, वो स्पर्श व्यंजनों की श्रेणी में रखे जाएंगे। यदि इसके दूसरे नाम की बात की जाए तो इसे वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। अब इन्हें वर्गीय व्यंजनों के नाम से क्यों जाना जाता है, मैंने आपको अपने पहले वीडियो में ही बताया था कि का से लेकर के अंगा तक के जो 5 वर्ण हैं वो एक वर्ग का निर्माण करते हैं, जिसे कि कवर्ग के नाम से जाना जाता है। चा, छा, जा, झा, इया, ये 5 वर्ण मिल करके चवर्ग वर्ग का निर्माण करते हैं। इसलिए इस प्रकार से ये 5 वर्ग निर्मित होने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला है हमारा अंतस्थ व्यंजन। यदि अंतस्थ शब्द को विभक्त करके इसका अर्थ निकाला जाए तो पता चलता है अंतः का अर्थ होता है भीतर या अंदर, अर्थात ऐसे व्यंजन जिनको हम उच्चारित करें और वो मुंह के भीतर ही रह जाएं, तो ऐसे व्यंजन हमारे अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इनकी संख्या की यदि बात की जाए तो ये 4 होते हैं, या, रा, ला, वा, और इन्हें हम अर्ध स्वरों के नाम से भी जानते हैं। अगला है हमारा ऊष्म व्यंजन। यदि ऊष्म व्यंजन की बात की जाए तो ऊष्म शब्द का अर्थ यहाँ गर्म से है, अर्थात ऐसे व्यंजन जब हम इन्हें उच्चारित करते हैं तो मुंह में एक गर्माहट सी या पैदा होती है, या ये कह सकते हैं रगड़ के कारण एक ऊष्मा सी उत्पन्न होती है, तो ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। यदि इनकी संख्या की बात की जाए तो ये 4 होते हैं, शा, 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 हा, तो ये 4 हमारे जो है वो ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में रखे गए हैं। इन्हें हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें उच्चारित करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है या मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इनका नाम संघर्षी व्यंजन भी रखा गया है। व्यंजनों की श्रृंखला में यहाँ पर अब हम जानते हैं संयुक्त व्यंजन के विषय में। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के योग से बने होते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं और इनकी संख्या कितनी है। यदि इनकी संख्या की बात की जाए तो ये 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञा और शा। अब मैंने परिभाषा में आपको बताया है कि ये 2 व्यंजनों के योग से बने हैं। तो किस प्रकार से 2 व्यंजनों के योग से बने हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पे देखिए का और शा प्लस आ, तो का जो है वो हमारा स्वर रहित का है। यहाँ पे षटकोण वाला जो शा है वो भी स्वर रहित है, और उसमें हमने स्वर को मिला दिया, तो यहाँ पे 2 व्यंजन हैं, का और शा 2 व्यंजन हैं जो कि स्वर रहित हैं। इसमें जैसे ही स्वर मिल जाएगा तो एक व्यंजन की उत्पत्ति होगी, जिसे कि हम छ के नाम से जानते हैं। ये छ को 2 व्यंजनों से मिलकर के बनाया गया है, और जैसा कि आपको बताया गया था कि व्यंजनों में स्वर जो है वो समाहित होते हैं, तो यहाँ पे आ स्वर भी इसके अंतर्गत आएगा। तो का और शा से मिलकर के छा बनता है। इसी तरीके से ता और रा 2 व्यंजन हैं, इनमें आ को मिलाने पर त्रा बनता है। जा और इया में आ मिलाने पर ज्ञा बनता है। श और रा में आ मिलाने पर श्रा बनता है। तो छ, त्र, ज्ञा और शा ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। इसके उपरांत जानते हैं उच्छिप्त व्यंजन के विषय में। 2 अन्य व्यंजन भी हैं जिन्हें हम उच्छिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। उच्छिप्त व्यंजनों को ही द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। यदि इनकी परिभाषा की बात की जाए तो इन्हें उच्चारित करते समय जीभ एकदम झटके से ऊपर की ओर उठती है और फिर नीचे की ओर गिर जाती है। आइए इन्हें उच्चारित करके देखते हैं। पेड़, आप पेड़ बोल रहे होंगे तो जीभ एकदम से ऊपर जा रही है और फिर नीचे गिर जा रही है, तो पेड़ में जो ड़ा है वो हमारा उच्छिप्त व्यंजन है। पढ़ना, कढ़ाई, पढ़ाई, तो इसमें जो ड़ा है हमारा पढ़ना में, यहाँ पे देखिए पढ़ना में जो ड़ा है ये हमारा उच्छिप्त व्यंजन है। और उच्छिप्त व्यंजनों की एक खास बात होती है कि ये किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं, अर्थात इनका उपयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है बल्कि मध्य में ही किया जाता है। तो ये थे हमारे उच्छिप्त व्यंजन जो कि मैंने आपको बताए। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो।